जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर सारे भाई दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सर, आप सवाल पूछना चाह रहे थे, पूछिए ज़रा। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है आपकी? डॉक्टर साहब, इस टाइम हम जो वंडा यूज़ कर रहे हैं फार्म का, वो खुद बना रहे हैं फार्म पे। उसकी कास्ट जो है वो इवेंचुअली जो है हमें मार्केट के वंडे से कम पड़ती है। बट जो टॉक्सिन के मसाइल हैं जिसकी वजह से एंग्रो और नेस्ले मिल्क नहीं उठा रहे, उसको कम हम किस तरह से रिजॉल्व करें? जी, देखिए इसके दो तरीके हैं भाईजान। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने वनडे के अंदर वो सारी आइटम्स जो टॉक्सिन कैरी करती हैं उनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे आपको बंद करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर माइकोटॉक्सिन में एफ्लाटॉक्सिन की बात करें तो बनोले की खल में बहुत ज़्यादा है। बनोले की खल आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। ग्लूटेन चाहे 30% है चाहे 60% है, वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, उसके अंदर भी टॉक्सिन ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पे जो रेप सीड मील है, जिसको आप लोग सरसों मील कहते हो या तोरिया मील भी कह देते हो, वो भी मॉडरेटली उसमें भी एफ्लाटॉक्सिन होता है। उसका इस्तेमाल लिमिटेड करें। चंद आइटम्स का इस्तेमाल करें जो बड़ी साफ़ सुथरी प्योर हैं। जैसे चोकर बड़ा प्योर है, आपकी मकई का दाना आप उसको इंश्योर कर सकते हो, मकई आपकी अच्छी आपको मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे आप जो है कैनोला मील इस्तेमाल करें। कुछ मिकदार में आप सोयाबीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको किसी अच्छे सोर्स से राइस पॉलिश मिल जाए, हाँ मैं फिर कह रहा हूँ अच्छे सोर्स से मिल जाए, क्योंकि राइस पॉलिश जो है मार्केट में मैंने अक्सर देखा कि बहुत पुअर क्वालिटी की मिल रही होती है। आपको अच्छी क्वालिटी की राइस पॉलिश 15% ऑयल के साथ मिल जाए तो फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी आइटम्स को किसी ऐसे बंदे से परचेज़ करें जिसकी क्वालिटी के ऊपर डाउट्स ना हो। आप मुझसे रब्ता कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको 2-3 वेंडर्स के नंबर दूंगा। जी वो क्वालिटी पे काम करते हैं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप उनसे रब्ता करें, उनसे अपनी आइटम्स मंगवाएं, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। पहला तो था क्वालिटी आइटम्स एंड ऐसे आइटम्स का इस्तेमाल जिसमें टॉक्सिन कम होता है। दूसरा आपका जो बेहतरीन तरीका ये है कि आपको अपने वनडे के अंदर टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करना है, और अच्छी क्वालिटी का टॉक्सिन बाइंडर आपने इस्तेमाल करना है, ये आपके ज़रूरी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपके जो ये मसाइल हैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे। आपने जिक्र किया है कि कनोला का यूजेज किया जाए फीड के अंदर। मार्केट में इस टाइम दो किस्म के कनोला चल रहे हैं, एक कैनेडियन चल रहा है, एक ऑस्ट्रेलियन चल रहा है। तो इनके बारे में भी थोड़ा रिव्यू दें। इसके अलावा वेप्रो ग्लूटन 60% और रफान का जो 60% है, इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू चाहिए आपको। सर, मैं पर्सनली जो लाइक करता हूँ ना, मैं पसंद करता हूँ इसको कैनोला, जो आप कैनेडियन जिसकी बात कर रहे जी, हैं। और पहले यूक्रेन का भी था, मैं उसको उससे भी ज़्यादा पसंद करता। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन को मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। ठीक है। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, हमने इसको इस्तेमाल किया था, मैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बात कर रहा हूँ। हमने ये देखा है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन कैनोला को कैनेडियन कैनोला से कंपेयर करें तो कैनेडियन कैनोला पे कुछ परफॉर्मेंस बेहतर है। अगर आप कैनेडियन को यूक्रेन से कंपेयर करें तो यूक्रेन पे हमने कुछ परफॉर्मेंस बेहतर देखी है। ये हो गया। जहां तक ग्लूटेन का ताल्लुक है भाई, बजाते खुद ग्लूटेन कोई हल्की आइटम नहीं है। ग्लूटेन जो है हल्की आइटम नहीं है, ना 30% ना 60%। ये दोनों अच्छी आइटम्स हैं, लेकिन मसला ये है कि बाज़ औक़ात इनकी प्रोसेसिंग के दौरान इनमें टॉक्सिन कैरी कर जाते हैं। जब टॉक्सिन कैरी कर जाता है तो उस वजह से ये आइटम जो है फिर उसका रिस्पांस आपको वो नहीं मिलता, या उसकी वजह से नुकसान होते हैं। मिसाल के तौर पे रोटी है, अब आप सारे रोटी खाते हैं, क्यों जी खाते हैं? वही रोटी जब हम टुकड़ों की शक्ल में जानवरों को देते हैं तो मेरे जैसे डॉक्टर मना करते हैं कि या ये टुकड़े ना दो। खुद मैं खाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जानवरों को ना दो। ये क्या बात हुई? उसकी वजह ये है कि जो रोटी मैं खाता हूँ वही रोटी अगर आप गाय भैंस को दो तो ठीक है, लेकिन वो जो टुकड़े आप जानवरों को देते हैं उस पर फंगस होती है। वो फंगस कैरी करने की वजह से जो आपको फ़ायदा रोटी दे के होना था, उस फ़ायदे का तो पता नहीं, लेकिन फंगस की वजह से उल्टा नुकसान हो जाता है। इसी तरह जो है ग्लूटेन भी एक ऐसी ही आइटम है जो ग्लूटेन से मार्केट में अवेलेबल है ना, कई दफ़ा उनके टेस्ट हुए हैं, कभी उनका टॉक्सिन लेवल बड़े कंट्रोल में आ जाता है, कभी उनका टॉक्सिन लेवल बेतहाशाई कंट्रोल से बाहर हो जाता है।
हर आने वाले बैच का टॉक्सिन जो है वो उसका फ़र्क है, किसी का थोड़ा है, किसी का ज़्यादा है, किसी का मॉडरेट है। तो इसलिए इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए ब्रीडिंग के दिनों में मैं रिकमेंड करूँगा, या अगर आप नेस्ले एंग्रो को दूध देते हैं और आपका टॉक्सिन्स का इशू है तो फिर मेरा मशवरा ये है कि आप बेहतर है कि इसको ना ही इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा मैं आपसे एनिमल सीमन के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। अभी क्योंकि आज का सीज़न चल रहा है, मैंने कुछ सीमन हैं जिनका टेस्ट करवाया, कासा रिपोर्ट ली है, तो कंसंट्रेशन जो होती है एक सीमन के अंदर वो कितनी होनी चाहिए और उसकी प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी कितनी होनी चाहिए सेक्स सीमन में? देखिए सर, सबसे पहले तो आ जाएं सीमन के अंदर जो कंसंट्रेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल बुल पड़ा मेरे पास, कैज़िमिर इसका नाम है। मार्केट में जो नॉर्मल सीमन अवेलेबल है वो 10 मिलियन भी है, 25 मिलियन भी है। ये 25 मिलियन। अब मेरा सवाल आपसे ये है, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़, 25 मिलियन का मतलब 2.5 करोड़। अगर आप जानवर के अंदर 1 करोड़ स्पर्म भेजते हो तो तब कंसेप्शन के चांस ज़्यादा होंगे, या अगर 2.5 करोड़ भेजेंगे तब ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। तो इसके अंदर जो है 2.5 करोड़ या 25 मिलियन इसकी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन या स्पर्म्स की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेहतर होगा। ये आपके लिए, आपके जानवर की कंसेप्शन के लिए बेहतर होगा। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। सेक्स सीमन के अंदर जो कंसंट्रेशंस हैं वो पाकिस्तान में 3 तरह की मिलती हैं। सेक्स सीमन की 3 तरह की आती है। एक है 2 मिलियन, एक है 4 मिलियन, एक है 11 से 12 मिलियन सेक्स सीमन के अंदर। ऑफ कोर्स 2 और 4 मिलियन जो है ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है। जो 11 से 12 मिलियन वाला है वो सेक्सिंग टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। मेरे मशवरे में अगर मैं अपने फार्म के लिए कोई बुल सेलेक्ट करता हूं तो मैं चाहूँगा कि मैं ऐसा सीमन का इंतखाब करूँ जिसमें सेक्स सीमन की मोटिलिटी जो कंसंट्रेशन है वो 4 मिलियन हो या 12 मिलियन हो। 2 मिलियन पे उस तरह से रिजल्ट नहीं आते। अगर मैं नॉर्मल सीमन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फिर मेरी कोशिश होगी कि मेरे पास जो सीमन मौजूद है वो 25 मिलियन हो। अब आगे इनके अंदर मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए? जो तो 2 या 4 मिलियन की आप बात कर रहे हैं, 2 मिलियन है या 4 मिलियन है, इसमें प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 50% से ऊपर होनी चाहिए मेरे हिसाब से सेक्स के अंदर। अगर आप बात कर रहे हैं नॉर्मल सीमन की तो उसमें तकरीबन 65% या 70% प्लस हो जाए तो बेहतर है। मैं प्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव फास्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूँ। जो 11 या 12 मिलियन है, जो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, वहाँ पे अगर आपको प्रोग्रेसिव फास्ट जो है 25% से ऊपर में मिल जाए तो आपका काम हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस टाइम इंसेमिनेशन के लिए जो हम सीमन सिलेक्ट करते हैं उसमें हमें 2 किस्म का चार्ट दिखाया जाता है, जिसमें कुछ एनिमल होते हैं 2500 TPI के, बट उनका बुल रिकॉर्ड होता है ऑलमोस्ट कोई मिलियंस ऑफ हिफर्स उसमें आई होती हैं। एक है जो 3200 TPI का एनिमल है, बट उसका बुल रिकॉर्ड जो है वो 1 साल या 2 साल का होता है। तो इन 2 एनिमल्स में से कौन सा बेहतर एनिमल हम कंसीडर करेंगे? ठीक है, अब जैसे ये भाई का सवाल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक बुल पड़ा मेरे सामने, कैज़िमिर जी। इसके आगे लिखा हुआ है सिफर डाटर सिफर हर्ड। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ ये जीनोमिक बुल है, इसका डाटा कोई नहीं। ये एक बुल मेरे पास मौजूद है। इस बुल के अंदर जो है ये तकरीबन 62 हर्ट्ज का डाटा मौजूद है। इसके अंदर डॉटर्स का डाटा मौजूद है, इसके अंदर डॉटर्स का डाटा मौजूद नहीं है। अब मुझे देखना ये है कि मेरे जानवरों के लिए ये अच्छा है या मेरे जानवरों के लिए ये अच्छा है। देखिए इस वक्त नहीं, मैं बताऊँ, ये जो डाटा दिया हुआ ना जिसमें डॉटर्स का रिकॉर्ड नहीं है, ये डाटा सिर्फ किसी ने बैठ के एवं ही नहीं लिख दिया। ये DNA टेस्ट के बाद ये डाटा बनाया जाता है, ठीक है, और इसकी रिलायबिलिटी अच्छी खासी है। पहले क्या होता था कि जब ये जीनोमिक बुल नहीं होते थे तो तरीक़ेकार क्या होता था कि बुल लिया, सीमन लिया, जानवरों में रखा, बच्चियां पैदा हुईं, उन बच्चियों ने जब प्रोडक्शन देनी शुरू की तो फिर पता चलता था ये बुल अच्छा है या नहीं, प्रूवन है या नहीं, फिर समझ आती थी।
तो इसमें कितना टाइम ज़ाया कर दिया आपने? बहुत लंबा चौड़ा टाइम। पहले बुल ने बड़ा होना है, पहले बुल बड़ा होगा, आप उसे सीमन लोगे, फिर वो 9 महीने माँ के पेट में रहेगा, जो बच्चा पैदा होगा फिर वो 2 साल पे बच्चा देगी, तो ये 4-5 साल की गेम बन जाती है। फिर जाके आपको असेसमेंट होती थी कि ये बुल अच्छा है या ये बुल अच्छा नहीं है। आपका टेस्ट बुल प्रूवन हुआ या टेस्ट बुल प्रूवन नहीं हुआ, आपने 5 साल ज़ाया कर दिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका बुल अच्छा नहीं है तो आपने तब भी टाइम ज़ाया किया। मिसाल के तौर पे बुल अच्छा है सर जी, फिर भी टाइम ज़ाया कर दिया कि आपने 5 साल ही ज़ाया कर दिया और बुल बुढ़ा हो गया। इसलिए जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है वो क्या है, बच्चा पैदा होता है साथ ही उसका डीएनए टेस्ट कर लिया जाता है, जीनोमिक टेस्ट जो है उसका किया जाता है, और ये डाटा जो है उसकी जीनोमिक टेस्ट की बुनियाद पे बनाया जाता है। आपको पहले दिन से पता है कि जिस बच्चे का आप पाल रहे हो वो बच्चा एक्चुअल में जब बड़ा होगा उसकी डॉटर्स आएंगी तो वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगी, तो आपका टाइम बच जाता है। तो ये जो जीनोमिक टेस्ट है, अगर आपने जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो है अपने हर्ड में स्पीड से करनी है, आप चाहते हो कि जो काम लोग 5 सालों में कर रहे हैं मैं 2 सालों में कर लूँ या 3 सालों में कर लूँ, तो फिर आपको जीनोमिक सीमन पे जाना पड़ेगा, आपको जीनोमिक टेस्टिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डाटा इज़ हाईली रिलायबल। आपने बस देखना ये है कि अपनी बार सेट कर लें। जैसे मैंने बार क्या सेट की हुई है, मैं अपने फार्मर से कहता हूँ कि यार 2500 से नीचे टीपीआई का बुल सिलेक्ट ना करो, ये मैं उनको सुजेस्ट करता हूँ। 600 से नीचे नेट मेरिट का बुल सिलेक्ट ना करो, ये मैं उनको सुजेस्ट करता हूँ। मैं फार्मर से सुजेस्ट करता हूँ कि आप जो बुल सिलेक्ट करते हो उसके फर्टिलिटी ट्रेट्स पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे अगर आप ये बुल देखें, इसका डीपीआर पॉजिटिव, एससीआर पॉजिटिव, सीसीआर पॉजिटिव, फर्टिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव। अगर इसका भी देख लें आप, इसका भी डीपीआर पॉजिटिव, एससीआर पॉजिटिव, सीसीआर पॉजिटिव, फर्टिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव। तो मेरी कोशिश होती है मैं जो बुल फार्मर्स के लिए सिलेक्ट करूं ऐसा बुल लेके आऊं जिसकी फर्टिलिटी ओवरऑल पॉजिटिव हो। एक बात हो गई, टीपीआई की बात बता दी, 2 बात हो गई, नेट मेरिट की बात बता दी, 3 बातें हो गई। चौथे नंबर पे हम कहते हैं उसी ही बुल की आप ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स को चेक करो, सेम बुल का ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स चेक करो। हम रिकमेंड करते हैं कि उसका बीपीआई जो है 350 से ऊपर होना चाहिए, जो कि इस बुल का 369 है, यहाँ पे 508 है। ये उसका जो HWI है कोशिश करें कि वो 350 से ऊपर हो, जो कि यहाँ पे 410 है, यहाँ पे 566 है। ये अगला पॉइंट हो गया। फिर हम कहते हैं कि बुल जो सिलेक्ट कर रहे हो उस बुल की देखो प्रोडक्टिव लाइफ ज्यादा हो, मतलब फार्म पे ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारने वाला हो। जितना फार्म पे टाइम ज्यादा गुजारेगा सुबह भी उतने ज्यादा आएंगे। अब इसकी प्रोडक्टिव लाइफ प्लस 6.1, इसकी प्रोडक्टिव लाइफ प्लस 5.6। आपको ऐसे बुल भी मिलेंगे जिनकी +1 है, +2 है, तो ये बहुत प्लस में है और अच्छी खासी प्रोडक्टिव लाइफ है। फिर अगला पॉइंट जो हम सुजेस्ट करते हैं कि ऐसा जानवर सिलेक्ट करो जिसको मेस्टाइटिस कम आए, जिसकी बछड़ियों को, कि जानवर दूध भी दे, टाइम पे प्रेग्नेंट भी हो, और उसकी बछड़ियां जो पैदा होने वाली हैं उनके अंदर जब वो प्रोडक्शन पे आ जाए तो साड़ू के चांसेस भी कम हो। तो ये देखें, ये सोमैटिक सेल स्कोर SCS, ये अगर 3 है ना, 3, इसकी वैल्यू 3, तो ये आपकी हर्ड की एवरेज होती है। इस 3 से जितना नीचे आएंगे उतना ही ये बुल बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे 2.56 है, यहाँ पे 2.63 है, ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये 3 से नीचे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बुल जो है इसके आने वाली जो बछड़ियाँ हैं उनमें मेस्टाइटिस के जो चांसेस हैं वो इंशाल्लाह कम होंगे। तो इस बेसिस पे हम बुल की सिलेक्शन करते हैं। ये दोनों बुल जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये नॉर्मल सीमन में है, ये सेक्स सीमन में है। कोशिश ये की है कि आपको एक ऐसा बुल मिले जिसका टीपीआई अच्छा हो, बीपीआई अच्छा हो, HWI अच्छा हो, नेट मेरिट अच्छा हो, फर्टिलिटी सारी पॉजिटिव हो, मेस्टाइटिस स्कोर बेहतर हो और प्रोडक्टिव लाइफ उसकी लंबी हो। उसकी बेसिस पे जाके फिर हम बुल सेलेक्ट करते हैं। फिर चाहे बुल जीनोमिक हो चाहे प्रूवन हो, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। साइक्लोमेट में जो है डोज, अगर हमारा डोज परफॉर्म नहीं कर रही, क्या हमें उसकी जगह पीजी वैक्सी या साइक्लोमेट की ही डोज इंक्रीज करके लगा देना चाहिए या डोज को उतना ही रखना चाहिए?
उसकी रिक्वेस्ट करने की रीज़न ये है कि जो पीजी वैक्स है वो उसकी कॉस्ट जो है वो पर एनिमल ऑलमोस्ट 800 रुपये की पड़ जाती है अगर हम एक पीजी लगाते हैं। साइक्लोमेट की कॉस्ट जो है उससे हाफ आती है। तो क्या हम अगर इवन डोज इंक्रीज करें तो क्या इसकी डोज इंक्रीज करके परफॉर्मेंस मिल जाती है कि नहीं मिलती? देखिए, मैं आपको अपना बता देता हूँ, दोनों रिजेक्शन ठीक है, हम दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। साइक्लोमेट मैं जब भी कभी इस्तेमाल करता हूँ जानवरों में, मैं 4 सीसी लगाता हूँ, मैं 2 सीसी नहीं लगाता। मैं जब भी लगाता हूँ 4 सीसी लगाता हूँ, और वो 4 सीसी भी तकरीबन 250 का बनता है, ठीक है ना, वो सस्ता है। जी जी। PGF वाइक्स जो है उसकी डोज मैं जब भी लगाता हूँ 7 ml लगाता हूँ, ठीक है। वो मैं जब भी लगाता हूँ 7 सीसी लगाता हूँ। आप देखिएगा, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जानवरों की न्यूट्रिशन बेहतर होनी चाहिए, खुराक बेहतर होगी तो फिर ये इंजेक्शन का रिस्पांस लेवल जो है ये भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपके जानवरों की खुराक अच्छी नहीं है तो फिर रिस्पांस भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे कि कुछ एनिमल्स में सिस्ट मौजूद होती है, उसके लिए हम डबल पीजी लगा सकते हैं उस एनिमल को। लेट्स अज्यूम हम 10 दिन का प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोटोकॉल कर रहे हैं, एक उसका 7वें दिन पीजी लगना होता है, क्या उसको हम 8वें दिन भी दोबारा पीजी लगा सकते हैं? देखिए भाईजान, जो सिस्ट होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ल्यूटियल सिस्ट, एक को हम कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। दोनों की ट्रीटमेंट का फ़र्क है। अमूमी तौर पे फील्ड में काम करने वाले ज़्यादातर डॉक्टर साहबान जो हैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अब इस सीन में जब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि आपके जानवर की ओवरी पे सिस्ट कौन सा है जी। वो फॉलिकुलर है, वो ल्यूटियल है, तो इस केस में मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि डॉक्टर साहब से कह के एक दफ़ा आपने जानवर की यूट्रस में, बच्चेदानी में दवाई रखवानी है, मैट्रिक्योर रखवा दें। उसके बाद आपने जानवर के डबल ऑफसिंग प्रोटोकॉल लगा देना। ये मैंने इसकी वीडियो यूट्यूब पर बना कर रखी हुई है। डबल ऑफसिंग प्रोटोकॉल लगाएंगे तो वो जौन सा भी सिस्ट होगा ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा, और आपने प्रोटोकॉल के एंड पे इंसेमिनेशन करनी है, जानवर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है जी। जी उसामा साहब, लंबी हो गई है, इसको कट कर दें।